है गाइस, वेलकम टू ओनली सिविल्स गुरु। सिविल्स गुरु में ओनली सिविल्स गुरु में आपका स्वागत है दोस्तों। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और आई होप अच्छा है। गुड लक फॉर ऑल ऑफ़ यू। मेहनत करते रहिए और आप 10 अक्टूबर को आई होप कि आप सभी अच्छे से सक्सेस प्राप्त करेंगे। देखते रहिए। इससे पहले मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। आज फिर से एक दूसरा वीडियो बना रहे हैं IR पे। ये एक अपडेटेड वर्जन है PT 365 का, जो कि फेब, मार्च और अप्रैल को कवर कर रहा है। जो फरवरी, मार्च और अप्रैल 2021 का उसको कवर कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं एक्सट्रेडिशन क्या है। एक्सट्रेडिशन एक्चुअल में मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो है एक ऐसा संधि होता है, एक ट्रीटी होता है जो सरेंडर करता है कोई भी क्रिमिनल केस के लिए। ठीक है, ऐसा कोई इंसान, उसको बोलते हैं एक्सट्रेडिट करना, यानी कि मतलब लेके आना, प्रत्यर्पण इसे बोलते हैं। प्रत्यर्पण हिंदी में बोलते हैं उसको, प्रत्यर्पण। जो प्रत्यर्पण करता है यानी कि जो सरेंडर करता है, विच हैव कमिटेड टू दैट क्राइम, किसी क्राइम के लिए अगर वो कमिटेड है देन इट्स ओके। तो ये UK कोर्ट का एक वे आया था, उसने बताया क्या था कि भैया नीरव मोदी जो हैं उनको एक्सट्रेडिट करके कहाँ लेके जाया जाएगा, इंडिया। बिकॉज वो चाहते होंगे, नहीं चाहते होंगे, आई डोंट नो, बट UK कोर्ट का एक पे हुआ फॉर नीरव मोदी के लिए, इट इज़ टू बी एक्सट्रेडिटेड टू इंडिया। इंडिया के लिए एक्सट्रेडिट किया जाएगा उनको। ठीक है, क्यों है कि अगर देखा जाए जो ज्वेलर है ये नीरव मोदी, ही इज़ वांटेड बाय CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन ₹13,500 करोड़ बैंक लोन फ्रॉड केस। इन पे केस क्या है, इन्होंने 13,500 करोड़ लोग का बैंक लोन लिया पंजाब नेशनल बैंक से, और ये वहाँ से फरार हो गए इस बात को लेके। तो जो क्या है, नीरव मोदी के लिए CBI द्वारा और ED द्वारा क्या किया गया है, उनको फिगरेटिव ज्वेलर, फिगरेटिव बोला गया है, यानी भगोड़ा बताया गया है। इंडिया UK एक्सीडेंट ट्रीटी जो साइन हुई थी 1992 में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1992 में दोस्तों, 1992 में ये क्या हुआ था, साइन हो गई थी। ठीक है, 1992। थोड़ा पेन गड़बड़ कर रहा है मेरा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं एक्सट्रेडिशन के बारे में, एक्चुअल में क्या है। ठीक है, देखो एक्सट्रेडिशन होता क्या है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, ये एक ऐसी डिलीवरी है किसी पार्ट ऑफ स्टेट पर या किसी भी कंट्री में। वो क्या होता है, इट इज़ डिजायर टू डील विद फॉर क्राइम्स, डील विद फॉर क्राइम्स ऑफ विच दे हैव बीन एक्यूज और कन्विक्टेड एंड आर जस्टिसेबल इन द कोर्ट्स ऑफ अदर स्टेट। तो मैंने अभी बताया आपको कि एक ऐसा क्राइम है जो आपको क्या करता है, जस्टिस दिलाता है। या कोई भी क्राइम करके गए हो तो आप वहाँ क्या करोगे, आकर सरेंडर करोगे। दैट इज अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। और जो एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट होती है किसी भी एक्यूज के लिए, इट कैन बी इनिशिएट इन द केस अंडर इन्वेस्टिगेशन, जब केस अंडर इन्वेस्टिगेशन होगा तब, या अंडर ट्रायल पे होगा, या उस क्रिमिनल को कन्विक्टेड यानी कि उसको दोषी ठहरा दिया जाएगा, तब एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट क्या की जाती है, इनिशिएट की जाती है। वहीं बात करें एक्सट्रेडिशन एक्ट 1960 की दोस्तों, 1962 में क्या हुआ था, इसको मॉडिफाई किया गया 1993 में। ठीक है, लेट यू रिमाइंडर ऑल दीज थिंग्स। एक्सट्रेडिशन एक्ट 1962 और उसको मॉडिफाई किया 1993 में। ये प्रोवाइड कराता है इंडियाज़ लेजिस्लेटिव बेसिस फॉर एक्सट्रेडिशन, जो इंडियाज़ का लेजिस्लेटिव बेस है उसका एक्सट्रेडिशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये उसके रिगार्डिंग है। अब आते हैं कि एक्सट्रेडिटिंग जो है ट्रीटीज़ क्या है। ये क्या है, 1962 का एक्ट डिफाइन करता है कि जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, ये एक ट्रीटी है, ये एक एग्रीमेंट हो सकता है या एक अरेंजमेंट हो सकता है। इट इज़ मेड बाय इंडिया। इंडिया ने क्या किया है, विद फॉरेन स्टेट के साथ कोलैबोरेशन करके, किसके अंडर में, इट इज़ रिलेटिंग टू एक्सट्रेडिशंस ऑफ फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स, जो क्रिमिनल्स भगोड़े हो जाते हैं यानी कि जो भाग जाते हैं उनके लिए। एंड ये क्या इंक्लूड करती है, कोई भी ट्रीटी या एग्रीमेंट या अरेंजमेंट होगा जो उन लोगों के लिए है जो भाग जाते हैं, कब, मेड बिफोर 15 अगस्त 1947। किससे, ये जो ट्रीटी है ये किससे है, वो क्रिमिनल जो 15 अगस्त 1947 पे पहले भाग चुके हैं या भाग गए हैं, एंड विच एक्सटेंड टू एंड इज बाइंडिंग ऑन इंडिया, और ये एक्सटेंड किया गया और ये इंडिया पर क्या है, इंडिया के लिए बाइंडिंग है। ठीक है दोस्तों, इंडिया के द्वारा ये बाइंडिंग है 1962 का जो एक्ट था, डिफाइन किया गया था। ठीक है दोस्तों, और कुछ ऐसे 5 प्रिंसिपल हैं जो मैं बताता हूँ। जो एक्सट्रेडिशन जो है यानी कि जो प्रत्यर्पण संधि का होता है, अप्लाई होता है ओनली विद रिस्पेक्ट टू ऑफेंसिव, इट इज़ क्लियरली स्टेबल्ड एज सच इन द
टीटी जो सिटी में इंक्लूड होता है। और एक ऑफेंस होता है अंडर द नेशनल लॉ, यानी कि नेशनल लॉ, राष्ट्रीय लॉ के अंदर एक ऑफेंस होता है किसी भी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्टिंग के लिए, किसी भी कंट्री के लिए बोलते हैं। उसके बाद है रिक्वेस्टेड कंट्री, वो क्या है, इट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट इज़ ए प्राइमा फेसी। सबसे पहले क्या केस है, उस केस को सबसे पहले उस कंट्री को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए सेटिस्फैक्शन होना ज़रूरी है। दूसरा क्या है, एक्सट्रेडिशन जो पर्सन है इट मस्ट बी प्रोसीड अगेंस्ट ओनली अगेंस्ट द ऑफेंस, जो रूल ऑफ स्पेशलिटी है उसके अगेंस्ट ही उसको ऑफेंस मिलेगा। और विच हैज एक्सट्रेडिट रिक्वेस्टेड, और वो क्या होगा, ही मस्ट बी अकॉर्डेड ए फेयर ट्रायल, और उसको एक मस्ट बी अकॉर्डेड फेयर ट्रायल होना चाहिए उसको दोस्तों। और नोडल अथॉरिटी ऑफ एक्सट्रेडिशन क्या है मैं बताता हूँ। देखो जो काउंसलर है पासपोर्ट या वीज़ा का, जिसे बोलते हैं CPV, या डिवीज़न है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, वो कौन है, नोडल अथॉरिटी ऑफ एक्सट्रेडिशन हो सकती है, हो सकती नहीं है। और हु कैन मेक ए रिक्वेस्ट, कौन रिक्वेस्ट कर सकता है या कौन सी किस कंट्री के लिए इंडिया रिक्वेस्ट कर सकता है एक्सट्रेडिशन टीटी में, तो इट कैन ओनली बी मेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये जो है रिक्वेस्ट सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कर सकता है। ये किसी भी पब्लिक की रिक्वेस्ट पे एक्सट्रेडिशन अवेलेबल नहीं होगा दोस्तों। और इंडिया एबल है टू मेक एन एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट टू एनी कंट्री, जो 1962 प्रोविज़न हुआ था उसके प्रोसेस के अकॉर्डिंग, यानी कि बट नॉन टीटी फॉरेन स्टेट आल्सो इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है, उनके साथ भी एक्सट्रेडिशन कर सकता है इंडिया। अगर अर्जेंसी केस है, इमरजेंसी है, तो इंडिया में रिक्वेस्ट द प्रोविजनल अरेस्ट ऑफ द फ्यूजिटिव। अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो इंडिया उस भगोड़े को जो भाग के गया है उसके प्रोविजनल अरेस्ट का अरेंजमेंट कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, या पेंडिंग प्रेजेंटेशन कर सकता है। और इंडियन नेशनल जो है हु रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कमिंग ऑफेंस इन वेस्ट एशिया, जो वापस आ रहे हैं कमिटिंग ऑफेंस करने के बाद वेस्ट एशिया में या गल्फ कंट्रीज द्वारा, दे आर नॉट एक्सट्रेडिटेड टू दोज कंट्रीज एंड आर प्रोसिक्यूटेड इन इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन लॉ। तो ये इसमें गिवन है कि उनको क्या किया, प्रोसिक्यूटेड नहीं किया जाएगा उन लॉ के अकॉर्डिंग। एक्सट्रेडिशन ऑफ इंडियन नेशनल टू फॉलोइंग कंट्रीज इज बार्ड बाय द बायलैटरल एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। तो जो एक्सट्रेडिशन है जो इंडियन नेशनल्स का, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं वहाँ बार्ड है, जैसे फ्रांस के साथ, जर्मनी, स्पेन, UAE, बल्गेरिया, कुवैत, पोलैंड, रसिया, टर्की, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, इनके साथ जो हमारा संबंध है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को लेके जो क्या है, इसमें बार्ड है, बियर्ड है, यानी कि बार्ड है, जो भी बोल सकते हो आप, प्रोनाउंस कर लेना। और वहीं क्या है, इंडिया में नॉट एक्सट्रेडिट नेशनल टू फॉलोइंग कंट्रीज, और इंडिया क्या है, इनके लिए एक्सट्रेडिट नेशनल नहीं कर सकता जो कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरबिया, बहरीन, बेलारूस, हांगकॉन्ग, साउथ कोरिया, मंगोलिया, नेपाल एंड ट्यूनीशिया। ये क्या है, इंडिया में नॉट एक्सट्रेडिट, यहाँ पे पितृपक्ष संबंधी नहीं लागू होती है इन कंट्रीज़ के लिए दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक्सट्रेडिशन ऑफ इंडिया नेशनल टू फॉलोइंग कंट्रीज इज बियर्ड बाय द बायलैटरल एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। बार टू एक्सट्रेडिशन क्या है, इनका कहना है कोई ट्रीटी नहीं होगी, यानी इन एब्सेंस ऑफ ए ट्रीटी स्टेट आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू एक्सट्रेडिट एलियंस या नेशनल्स, तो उनको वो नहीं कर सकते, एक्सट्रेडिट नहीं कर सकते। नो ट्रीटी क्राइम, यानी कि अगर एक्सट्रेडिशन इज जनरली लिमिटेड टू क्राइम्स, इट इज़ आइडेंटिफाइड द ट्रीटी विच मे वेरी टू नेशनल टू वन स्टेट फ्रॉम अनदर। ये वेरी करता है नेशनल टू नेशनल कि उनसे अकॉर्डिंग उस स्टेट में क्या प्रोविजंस दे रखे हैं। मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ऑफेंसेस हो सकता है, जो एक्सट्रेडिशन है, प्रत्यर्पण है, इट मे बी डिनाइड फॉर प्योरली मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ऑफेंस। इसमें मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट और पॉलिटिकल ऑफेंस क्या है, इसका पूरी तरीके से मना है। कोई भी टेररिस्ट ऑफेंस किया है एंड उसने वायलेंट किया है कोई क्राइम, इट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंस, तो वो पॉलिटिकल ऑफेंस से अलग है। वांट ऑफ ड्यूअल क्रिमिनलिटी, ये क्या है, अगर ड्यूअल क्रिमिनलिटी एग्जिस्ट करती है तो कोई भी कंडक्ट किया गया है कंसल्टिंग द ऑफेंस अमाउंट टू बी क्रिमिनल ऑफेंस इन बोथ इंडिया एंड द फॉरेन कंट्री। प्रोसीजर कंसिडरेशन क्या है, एक्सट्रेडिशन मे बी डिनाइड व्हेन ड्यू प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड बाय द 1962 एक्ट इज नॉट फॉलोड, यानी कि एक्सट्रेडिशन इट में डिनाइड, अगर वो डिनाई किया गया है तो जो ड्यू प्रोसीजर है वो इसके लिए क्या होगा, 1962 एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, फॉलो नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो ये था आपका एक्सट्रेडिशन एक्ट 1962 एंड ऑल दीज थिंग्स मैंने आपको डिटेल में बताई हैं दोस्तों। आप एक बार पॉज करके देख लीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। अब हम बात करते हैं ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट क्या था, ठीक है दोस्तों। देखो ये न्यूज़ में क्यों है, जैसे ही ऑनगोइंग हो रहा है था यूरोपीय यूनियन जो मीडिएट कर रहा है इनडायरेक्ट नेगोशिएशन बिटवीन यूएस एंड ईरान, यूएसए और ईरान के बीच में यूरोपीय यूनियन जैसे इनडायरेक्टली नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है
द होप सो इन द रिवाइवल ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील विद पॉसिबल, अगर ऐसी आशा करते हैं कि ईरान की जो न्यूक्लियर डील है वो पॉसिबल हो सकती है यूएस के साथ, न्यू हाई इनरिचमेंट के साथ। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ये ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो 1950 के दशक में स्टार्ट हुआ था, किसके, यूएसए की हेल्प से। इसका नाम था अंडर एटम फॉर पीस इनिशिएटिव के अंदर, ये इसका टाइटल था, अंडर एटम फॉर पीस इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग। वहीं ईरान ने साइन किया एनपीटी। एनपीटी स्टैंड फॉर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो 1968 की है वो ईरान ने साइन किया। और क्या हुआ, 62 ओरिजिनल सिग्नेटरीज के साथ उसने 1970 में इसको क्या किया, रेटिफाइड कर दिया। पर 2005 में हुआ क्या, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है एजेंसी है, उसने पाया कि ईरान इज़ नॉट नॉन कंप्लायंस टू द एनपीटी सेफगार्ड एग्रीमेंट। ईरान क्या है, एनपीटी के जो सेफगार्ड एग्रीमेंट है उनको कंप्लाई नहीं कर रहा है, यानी कि उनको फॉलो अप नहीं कर रहा है। एंड इट हैज़ न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शंस ऑन ईरान बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और इसी के थ्रू क्या हुआ कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या किया, न्यूक्लियर सैंक्शंस लगा दिए ईरान पर। कुछ सालों के नेगोशिएशन के बाद 2015 में ईरान एग्री हो गया कि वो क्या करेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम को कर्व कर देगा, यानी कि कम कर देगा, उसमें कमी लाएगा। किसके साथ, विद एक्सेस टू इंस्पेक्शन इन एक्सचेंज फॉर सैंक्शंस रिलीफ। उसे कुछ सैंक्शंस रिलीफ दिए जाएँ जिससे कि जो इंस्पेक्शन होगा उस पर उसे उसके एक्सचेंज के बदले में, उसके बदले में, यानी एक्सेस टू इंस्पेक्शन के बदले में उसे कुछ सैंक्शंस में रिलीफ मिल जाए। इसलिए वो क्या करेगा, 2015 में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कर्व करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों, ये था 2015 का ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब था क्या, यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस क्या थी। अगर देखा जाए जो यूरेनियम 235 है उसका एनरिचमेंट हुआ कैसे, जो एटम है ये, उन्होंने क्या किया, बाय रिमूविंग यूरेनियम 238 को रिमूव कर दिया। इट मीन्स इट कैन बी यूज फॉर न्यूक्लियर फ्यूल्स और बॉम्ब्स। जो किसके लिए यूज़ होता है, न्यूक्लियर फ्यूल और बॉम्ब्स के लिए। जैसे देखो, न्यूक्लियर यूरेनियम कंटेन है 0.7% यूरेनियम 235 है। इसका जो लो एनरिचमेंट होगा वो क्या होगा, इट इज़ फ्यूल फॉर कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट 5% अंडर यूरेनियम 235। और वही हाई एनरिचमेंट होगा वो न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर के लिए 20% यूरेनियम 235। अगर वेपन ग्रेड बनाने हैं तो क्या होगा, 90% यूरेनियम 235। तो ये इसका एनरिचमेंट था 238 और ये यूरेनियम 235। ईरान इज़ लिमिटेड टू 3.67% यूरेनियम 235 एनरिचमेंट। बट इस बार ईरान ने क्या किया, 20% के ऊपर एनरिच कर दिया, जिससे क्या गया, इस पर कुछ सैंक्शंस लगा दिए गए। अब ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट क्या था, ईरान न्यूक्लियर जो एग्रीमेंट है दोस्तों, इट आल्सो नून एज जकोपा, इस बोलते हैं जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये एक अकॉर्ड किया गया था ईरान एंड, यानी कि एक साइन किया गया था ईरान एंड P5+1 नेशनल के साथ। P5 वो कंट्रीज हैं जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या UNO के परमानेंट मेंबर हैं, जैसे US, UK, चाइना, रसिया, फ्रांस एंड जर्मनी इज +1 में इज इंक्लूडेड। ठीक है, और ये ऐसा जकोपा साइन हुआ 2015 में दोस्तों। वहीं हाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन, किसके लिए, फॉरेन अफेयर एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के लिए, इट वर पार्ट ऑफ इट, इसका एक पार्ट था। एंड यूएनएससी ने क्या किया, एंडोर्स किया इसको, किसके थ्रू, यूएनएससी का रिजोल्यूशन 2020-31 की, यानी कि यूएनएससी रिजोल्यूशन 2231 के थ्रू यूएनएससी को क्या किया, एंडोर्स किया, किसके थ्रू, यूएनएससी रिजोल्यूशन 2231 के थ्रू दोस्तों। इस ऑब्जेक्टिव की डील थी कि इट वाज टू कट ऑफ ईरान एबिलिटी टू परस्यू ए न्यूक्लियर वेपन, तो इसको कट ऑफ करेगा, कम करेगा, एंड रिवर्स इकोनॉमिक सैंक्शंस बाई थ्रू वेरियस स्टेप्स, और इस पर क्या करेगा, रिवर्स इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएगा, किसके थ्रू, कुछ स्टेप्स के थ्रू। अब टाइम लाइन ऑफ जकोपा देख लेते हैं क्या है दोस्तों। देखो, यूएस ने क्या किया, इम्पोज किया कुछ नॉन न्यूक्लियर सैंक्शंस ईरान पर। इन सैंक्शन से हुआ क्या कि भैया जो न्यू कैटेगरी है लाइक काउंटर टेररिज्म या ह्यूमन राइट्स ETC को इसमें इंक्लूड कर दिया। यूएन की जो रिपोर्ट हाईलाइट हुई थी, इसमें कहा गया था कि आर्म्स एम्बार्गो वायलेशन बाय ईरान, कि यूएन की रिपोर्ट में बताया कि इन्होंने ईरान द्वारा आर्म्स एम्बार्गो वायलेशन किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ 2017 में। अब 2015 में पहले आया जकोपा, ईरान ने स्टार्ट किया कंप्लाइंस टू जकोपा के साथ 2016 में। ठीक है दोस्तों, और ये जो इम्पोज न्यू वो नॉन न्यूक्लियर सैंक्शन लगाए 2017 में, मैंने आपको बताया। उसके बाद 2018 में क्या हुआ
यूके, फ्रांस एंड जर्मनी ने एस्टेब्लिश किया एक इंस्टेक्स। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड जर्मनी ने मिलकर 2018 में किया इंस्टेक्स। इंस्टेक्स स्टैंड फॉर इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज इज ए ट्रेड मैकेनिज्म। ये ट्रेड मैकेनिज्म था जिसने क्रिएट किया कि अलाउ करेगा यूरोपियन एंटिटीज़ को टू मेंटेन ट्रेड विद ईरान। जो क्या करेगा, इंस्टेक्स मेंटेन करेगा ईरान के साथ ट्रेड। और यूएस ने एंड कर दिया सेकेंडरी सैंक्शन, जो कंट्रीज़ के लिए यानी कि जो ईरानियन ऑयल जो है खरीदेंगे उन पे क्या है, उसने ख़त्म कर दिया वो जो छूट दे रहा था यूरोस, जो उसके खुद के एग्जाम्स थे। ये 2018 में हुआ है क्योंकि ईरान ने क्या किया था, अपने यूरेनियम इन्वेस्टमेंट को 4.5% बढ़ा दिया, जो कि उसका 3.67% तक था उसके लिए अलाव। अब हुआ क्या 2019 में, यूएस ने क्या किया, जकोपा जो 2015 में हुआ था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इससे क्या किया दोस्तों, अनाउंस कर लिया, यानी कि विड्रॉ कर लिया जब ट्रम्प सरकार थी। सैंक्शन क्या हुआ, रीइम्पोज किया ईरान पर विद अदर न्यू सैंक्शन, और 2019 में उन्होंने और नए बहुत सारे सैंक्शंस जोड़ दिए और ईरान पर लागू कर दिए। 2020 में क्या हुआ, टारगेट किया उन्होंने किलिंग बाय ईरान ऑफ ईरानियन मेजर को, जो कि क्या नाम था उसका, सुलेमान कुछ करके, यूएस द्वारा। और ईरानियन कैबिनेट ने डिक्लेयर कर दिया कि हम भैया जकोपा को नॉन एडहेरेंस नहीं मानेंगे, और उन्होंने 2020 में जकोपा को नॉन एडहेरेंस घोषित कर दिया, क्योंकि उन्होंने ईरानियन जो मेजर था, यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट ने उसको टारगेट किया, उसको मार दिया। ठीक है दोस्तों, ये हुआ 2020 में। तो ये था टाइम लाइन ऑफ जकोपा, कैसे कहाँ तक हुआ, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब है न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी क्या है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है, न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी। यूएस ने क्या किया, एक्सटेंड किया न्यू स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट स्टैंड फॉर स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी को, जो कि क्या करती है, न्यूक्लियर आर्म्स को कंट्रोल करती है रसिया के साथ। अब 5 साल की इन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, अब था क्या यूएस न्यू स्टार्ट ट्रीटी के अंदर, उससे पहले मैं बता दूं जो ट्रीटी यूएस और रसिया के बीच में, उनके बारे में दोस्तों। ठीक है, एक ट्रीटी है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक, इसे बोलते हैं SALT I। ये अब एक्सपायर्ड हो सकी है, ये 1972 से 1977 तक क्या रही थी, वैलिड रही थी। हालांकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से नॉट इम्पोर्टेंट, फिर भी पूछ सकता है, बिकॉज वो डाल सकते हैं प्रीवियस कि भाई कौन सी ट्रीटी थी जो अब एक्सपायर्ड कर गई है। वहीं स्टार्ट फर्स्ट आई, स्टार्ट फर्स्ट स्टैंड फॉर स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी थी, ये भी एक्सपायर कर गई है। ये 1994 से 2009 तक चली। अब है दूसरी ट्रीटी जो स्टार्ट ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी है, इसको बोलते हैं SALT और मॉस्को ट्रीटी। ये रिप्लेस किया है किसको, न्यू स्टार्ट ट्रीटी के द्वारा, तो 2003 से 2011 तक एक्सटेंड किया गया था। अब कुछ और एस्टिमेटेड न्यूक्लियर वॉर हेड हैं, ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर हेड आर्सेनल्स हैं, मैं बताता हूँ। इट इज़ इंक्लूड वॉरहेड्स एंड स्टॉक पाइल्स एज वेल एज रिटायर्ड बट स्टिल इंटैक्ट। रसिया के पास है न्यूक्लियर वॉरहेड 6500, यूएसए के पास है 6185, वहीं फ्रांस के पास 300, चाइना 4th नंबर पर है, यूके 5वें, इजराइल 6, पाकिस्तान हमसे ज़्यादा लेके 7 नंबर पर, इंडिया 8 में 130 to 40। सोचो पाकिस्तान के पास हमसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड आर्सेनल्स हैं दोस्तों। ठीक है, जो हम बात करते हैं कभी कभी। चाइना वहीं 4th नंबर पे। अब देखो न्यू स्टार्ट ट्रीटी में था क्या, न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है ये क्या था, जो रिमेनिंग आर्म्स रिडक्शन पीस था यूएस एंड रसिया के बीच में, उन्होंने उसको क्या किया, एक नई दशा दी, नई स्टार्ट किया। ये ट्रीटी है 2011 में इफेक्ट में आई थी। उसके बाद लिमिट किया गया था यूएस एंड रसिया ने कि वो ये अपना डिप्लॉइंग नहीं करेंगे, नो मोर देन, यानी कि 1550 से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड को, प्रत्येक को इसने डिप्लॉय करने तक सीमा लगा दी, इन्होंने लिमिट कर दिया। एंड दे कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द लैंड एंड सबमरीन बेस्ड मिसाइल्स एंड बॉम्बर्स टू डिलीवर देम। उन्होंने इस चीज़ पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि वो लैंड एंड सबमरीन बेस्ड जो मिसाइल्स होंगे उस पर भी क्या करेंगे, और जो बॉम्बर्स हैं उनको डिलीवर नहीं करेंगे उनको। टीटी ने क्या किया, डिटेल प्रोसीजर लाई फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन की ऑफ द सेंट्रल लिमिट्स, इस पे स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स पे, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया है, और सारी टीटी का ऑब्लाइज कर दिया कि भैया इस पर ये मानी जाएगी, ये ऑब्लिगेशंस होंगे। उसके बाद न्यू स्टार्ट रिप्लेस किया गया 1991 के साथ स्टार्ट फर्स्ट टीटी को। ठीक है, ये जो एक्सपायर कर गई थी ये दिसंबर 2009 में, एंड सस्पेंड किया, सप्रेस किया गया इसको 2002 में।
हवाई स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, जो कि टर्मिनेट करती है किसके साथ, न्यू स्टार्ट एंटर्ड इनटू फिश। जब से वो न्यू स्टार्ट ट्रीटी ने एंटर किया है तब से ये शॉर्ट ट्रीटी जो है टर्मिनेट कर दी गई, यानी कि ख़त्म कर दी गई दोस्तों। तो ये था न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में, मैंने सब कुछ बताया जो यूएस और रसिया की है, जिन्होंने क्या किया, न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी के साथ रसिया और के साथ 5 साल का एक्सटेंडेड किया है इस समय। अब आता है OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स। दोस्तों ये क्या है, ये जो है इंडिया के जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, बोलते हैं कैग, इन्होंने अपॉइंट किया एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने अपॉइंट किया है, जो क्या करेगा, द किसके लिए, द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स, कि वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स के लिए एक एक्सटर्नल ऑडिटर क्या किया है, अपॉइंट किया है। क्यों कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑफ द स्टेट पार्टीज ऑफ OPCW के बीच में। OPCW स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स। इन्होंने सेलेक्ट किया क्या, बिकॉज एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर 3 ईयर के लिए, जो स्टार्ट होगा कब से, 2021 में। पिछला देखा जाए तो इंडिया का जो क्या है, हेल्ड द पोजीशन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, खुद पोजीशन संभाल के रखता था ऑफ OPCW के लिए ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1997 टू 2003। इन्होंने 1997 से लेके 2003 तक ये पोस्ट संभाल के रखी हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब इंडिया का रिलेशन क्या है OPCW के साथ देखते हैं। इंडिया सिग्नेटरी है केमिकल्स वेपन कन्वेंशन का एंड मेंबर है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, जो OPCW की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका क्या है, इंडिया मेंबर है। इसको परस्यू करते हुए, आगे बढ़ाते हुए, जो प्रोविज़न है इस कन्वेंशन के, इंडिया ने इनेक्ट किया द केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट 2000। उन्हें 2000 में एक एक्ट लेके आए कि भैया हम इनको परस्यू कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जो थी, उन्होंने क्या किया, इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ द कन्वेंशन। उन्होंने एस्टेब्लिश किए और इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या, इस कन्वेंशन के जो प्रोविजंस को लागू करने के लिए क्या किया, एक बॉडी तैयार की, जो की थी इस 2000 एक्ट के अंदर में। इसका नाम था नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। अब ऑडिट ऑफ अदर ग्लोबल बॉडीज बाई कैग, ये देखते हैं। जो कैग है इंडिया का, करंटली द एक्सटर्नल ऑडिटर है किसका, WHO का, इनकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 2020 से 2023 तक के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैग पर अगर क्वेश्चन बनता है तो पूछ सकते हैं कि क्या कैग जो करंटली देखा जाए तो किसका एक्सटर्नल ऑडिटर करता है, तो WHO का 2020 से 2023 तक, FOA का 2020 से 2025 तक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 2020 से 2022 तक। इसका जो कैग है क्या करेंगे, एक्सटर्नल ऑडिटर करेंगे। कैग इज़ द चेयर ऑफ द यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। कैग क्या करता है, यूनाइटेड नेशंस पैनल में चेयर करता है एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर। और कैग भी क्या है, मेंबर है ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का, इंटोसाई से बोलते हैं। उसका कैग क्या है, एक गवर्निंग बोर्ड ऑफ मेंबर है। अब मैं बताता हूँ दोस्तों OPCW के बारे में। OPCW को 1997 में एस्टेब्लिश किया गया था केमिकल वेपन कन्वेंशन के थ्रू। OPCW इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन इन 1997। अब मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, स्ट्रक्चर क्या है इसका। देखो, इसकी जो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एक टेक्निकल सेक्रेटरीट है और एक कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज है। एग्जीक्यूटिव क्या है, ये 41 OPCW मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, 41, और ये इलेक्टेड किए जाते हैं किसके द्वारा, कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज के द्वारा। किस पे, हर 2 साल पे रोटेट करने के बाद। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है दोस्तों, हर 2 साल पे रोटेशन के बाद। और जो टेक्निकल सेक्रेटरीट है, ये इट इज़ चार्ज विद वेरीफाइंग स्टेट एंड कंप्लायंस विद द कन्वेंशन। जो कंप्लायंस हैं, जो मजबूरियाँ हैं, जो चीज़ें हैं इस OPCW के साथ, उनके टेक्निकल सेक्रेटरी के साथ उसको वेरीफाई कर देंगे। और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज है, ये सबसे हाईएस्ट मेकिंग है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी OPCW की सबसे हाईएस्ट बॉडी कौन है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द OPCW। ठीक है दोस्तों, और ये क्या ऑथराइज करती है, टू परफॉर्म इंस्पेक्शन टू वेरीफाई दैट सिग्नेटरी स्टेट्स आर कंप्लाइंग विद द कन्वेंशन। ठीक है, जिन्होंने कमिट किया है, यानी कि सिंदूर से कमिटमेंट टू ग्रेट इंस्पेक्टर्स फुल एक्सेस टू केमिकल वेपन साइट्स। केमिकल वेपन साइट पे इंस्पेक्ट करेंगे दोस्तों।
और ये परफॉर्म करेगी टेस्टिंग ऑफ साइट एंड विक्टिम ऑफ सस्पेक्टेड केमिकल वेपन्स अटैक को। ठीक है दोस्तों। और OPCW क्या है, इन्वेस्टिगेट करेगा और आइडेंटिफिकेशन टीम है उनकी एक, इसको यानी कि इसे बोला IIT इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टीम, जिसको 2018 में एस्टेब्लिश किया गया था। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग द परपेट्रेटर्स ऑफ द यूज ऑफ केमिकल वेपन्स इन द सीरियन अरब रिपब्लिक। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये क्या करेगी, एज ए फॉर आइडेंटिफाई करेगी, एज ए परपेट्रेटर्स काम करेगी केमिकल वेपन्स में जो कि सीरियन अरब रिपब्लिक में हैं। इसमें देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टीम है IIT ने रिलीज की सेकंड रिपोर्ट जो कंक्लूड करती है कि यूनिट्स ऑफ सीरियन अरब एयरफोर्स यूज कर रही है केमिकल वेपन्स। कहाँ पे, साराकिब सीरिया में 2018 में इन्होंने यूज़ की थी। ये रिपोर्ट IIT जो है उन्होंने बताई है दोस्तों कि इन्होंने 2018 में साराकिब जो शहर है सीरिया का, वहाँ पर क्या किए थे, तो सीरिया में 2018 में केमिकल वेपन्स का यूज़ किया था। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, OPCW जो है वो UNA का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर वो क्वेश्चन में दे दे कि भैया OPCW इज नॉट इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN, यूनाइटेड नेशंस, बट नॉट, OPCW इज नॉट ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN, इट हैज़ ए वर्किंग रिलेशनशिप विद द UN। ये UN के साथ मिलकर काम करता है, बट UN से अलग है। 2001 का जो रिलेशनशिप एग्रीमेंट था बिटवीन द OPCW एंड द यूनाइटेड नेशंस के बीच में, तो OPCW ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की किस पे, इंस्पेक्शन एंड अदर एक्टिविटी टू द UN थ्रू द ऑफिस ऑफ द UN सेक्रेटरी जनरल। किसके थ्रू, UN सेक्रेटरी जनरल के थ्रू OPCW ने एक रिपोर्ट इंस्पेक्ट की थी या अदर एक्टिविटीज़ पर, किसके थ्रू, UN जनरल सेक्रेटरी जनरल के थ्रू दोस्तों। ये क्या है, OPCW स्ट्राइव्स टू फुलफिल द कन्वेंशन मैंडेट है। ये जैसे डिस्ट्रॉय ऑल एग्जिस्टिंग केमिकल वेपन्स को डिस्ट्रॉय करो, प्रोवाइड करो क्या, असिस्टेंस टू प्रोटेक्शन टू स्टेट पार्टीज अगेंस्ट केमिकल थ्रेट्स की, या फॉस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन करो स्ट्रेंथनिंग एंड इम्प्लीमेशन के थ्रू, या मॉनिटर करो केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट न्यू वेपन्स फॉर री इमर्जिंग करने के लिए। तो ये OPCW का स्ट्राइप्स था। अब देखो बात करते हैं केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये कन्वेंशन ऑन द प्रोविजन ऑफ द डेवलपमेंट की बात हो रही है, प्रोटेक्शन की बात हो रही है, स्टॉक पाइलिंग की बात हो रही है, एंड यूज ऑफ केमिकल वेपन्स की बात हो रही है। किस पे, ऑन देयर डिस्ट्रक्शन 1993 में, आल्सो नोन एज CWC। ये अडोप्ट किया था कॉन्वेंशन ऑन डिसआर्मामेंट इन 1992। इसको कॉन्वेंशन ऑन डिसआर्मामेंट 1992 द्वारा क्या किया गया, अडोप्ट किया गया था CWC को। और ये जो ट्रीटी है 1997 में 1997 में फोर्स में आई। इसका एम है कि ये एलिमिनेट करेगी सारी जो कितनी कैटेगरी के वेपन्स हैं जो मास डिस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों को एक साथ मार सकते हैं। उनको प्रोहिबिट करना, उनके डेवलपमेंट को डेवलपमेंट होने से प्रोहिबिट करना, रोकना, प्रोडक्शन को रोकना, एक्विजिशन को रोकना, स्टॉक पाइलिंग, रिटेंशन, ट्रांसफर और यूज़ ऑफ केमिकल वेपन्स को रोकना। ठीक है, एक और फीचर है, यूनिक फीचर। ये क्या है, जो कन्वेंशन है इट्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ द चैलेंज इंस्पेक्शन होगा, जो स्टेट पार्टीज हैं वो डाउट में ना हो। ठीक है, और अंडर द चैलेंज इंस्पेक्शन प्रोसीजर स्टेट पार्टीज हैव कमिटेड देमसेल्फ टू द प्रिंसिपल ऑफ एनी टाइम एनीवेयर इंस्पेक्शन विद नो राइट ऑफ रिफ्यूजल। तो ये जो प्रिंसिपल है इस इंस्पेक्शन के चैलेंज इंस्पेक्शन प्रोसीजर के थ्रू, यानी कि यू कैन एनी टाइम एनीवेयर इंस्पेक्ट, दिस इज़ नो राइट ऑफ रिफ्यूजल। आपको कोई रिफ्यूजल या मना करने का राइट नहीं है। वहीं बात करें इंटरनेशनल रिफॉर्ड केमिकल डिसआर्मामेंट की, यह था स्ट्रासबर्ग एग्रीमेंट, ये था 1675 का दोस्तों। ये फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट था किस पे, यूज ऑफ केमिकल वेपन्स को लिमिट करने के लिए। दूसरा ये साइन किया गया था फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में, भैया जो यूज ऑफ पॉइजन बुलेट्स हैं उनको रोको। ठीक है, वहीं ब्रुसेल्स कन्वेंशंस की बात हो रही है ऑन लॉ एंड कस्टम्स ऑफ वार पे 1874, ये भी साइन किया गया था। प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ पॉइजन और पॉइजन वेपन्स के, आप प्रोहिबिट करो इसको। और ये प्रोहिबिट करो जो यूज ऑफ आर्म्स हो रहे हैं, यानी कि आर्म्स यूज़ हो रहे हैं, प्रोजेक्टाइल्स हो रहे हैं या मटेरियल जो यूज़ हो रहा है। बट ये जो ब्रुसेल्स कन्वेंशन ऑन द लॉ एंड कस्टम ऑफ वार था 1874 का, ये कभी एंटर फोर्स में नहीं आया। उसके बाद है हेग कन्वेंशन 1899, ये क्या है दोस्तों, इसी एक एग्जिस्टेंस में आया ड्यूरिंग हेग पीस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और इसने कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज़ के लिए जो एग्री हुई थी, उन्होंने क्या भैया कि टू अब्सटेन या टू स्टॉप फ्रॉम द यूज ऑफ प्रोजेक्टाइल्स को रोको, सोल करो जो सोल ऑब्जेक्ट है विच इज़ द डिफ्यूजन ऑफ एस्फैक्सिएटिंग और डेलिट्रियस गैसेस जो हैं उनको रोको, आप इस तरह का यूज़ मत करो। वहीं प्रोटोकॉल फॉर द प्रोविजन ऑफ द यूज ऑफ एस्फाइक्सिएटिंग
पॉइजनस और अदर गैसेस एंड यूज ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल मेथड ऑफ वॉरफेयर 1925 में यह आया। इसको जाना जाता है जेनेवा प्रोटोकॉल के नाम से। इस साइन किया गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, बिकॉज पब्लिक आउटक्राई एंड ऑर्डर ऑफ केमिकल वॉरफेयर बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसको रोकना था। द प्रोटोकॉल डज नॉट प्रोहिबिट द डेवलपमेंट प्रोडक्शन टू प्रोसेस ऑफ केमिकल वेपन्स। ये जो है दोस्तों प्रोटोकॉल प्रोहिबिट कर रहा था डेवलपमेंट करने से, प्रोडक्शन करने से और पजेस करने से केमिकल वेपन्स को, सॉरी प्रोहिबिट नहीं कर पा रहा था। इट ओनली बैन्स द यूज। इसका सिर्फ मतलब था इसका 1925 का 1925 वाले का, ये यूज़ करने यानी कि आप बैन है, यूज़ नहीं कर सकते आप केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स इन वॉर। बट इसने इस चीज़ को प्रोहिबिट नहीं किया। आप डेवलप तो कर सकते हो, प्रोडक्ट कर सकते हो, पोजेशन ऑफ केमिकल वेपन कर सकते हो केमिकल वॉरफेयर का, बट इसने इसको बैन किया सिर्फ यूज़ करने से। ये इसमें एक खामियाँ थी दोस्तों। बहुत सारी अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्रुप ऑफ हैं, इनको ससेक है, सिद्स हैं, इनको मैं आगे बताऊंगा अगली वीडियोज़ में दोस्तों। आप प्लीज़ देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, डू वट एवर यू वांट टू डू प्लीज़ दोस्तों। इतना तो बनता है, हम मेहनत कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं, तो इतना तो आप हमारे लिए कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बंद जाइएगा दोस्तों, क्योंकि हमें अगर थोड़ा सा एनरिचमेंट मिलेगा, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और मेहनत करेंगे, हो सकता है और अच्छा कंटेंट बनाएंगे। जिससे कुछ नहीं होगा तो आपको एक क्वेश्चन का एटलीस्ट तो लाभ होगा, तो भी आपका एक वीडियो देखना, लाइक और सब्सक्राइब करना सफल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू फॉर लाइकिंग इट।